हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट को एंजॉय किया होगा। आज हम लोग उसी रेफरेंस में आगे बढ़ते हुए पोटेंशियल के ऊपर चर्चा करेंगे। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बिना इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर कंप्लीट नहीं माना जाता। कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, इस पे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंस रखता है अपने। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट आया क्यों है। एक्चुअल में किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने देखा, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए या जितनी चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से करते हैं, फोर्स निकालना, एनर्जी निकालना वगैरह वगैरह, उसको पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से भी किया जाता है। यानी दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। एक का काम दूसरे से चल जाता है। कुछ के अपने फायदे हैं, कुछ के अपने फायदे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, कहीं कहीं उसकी ज़रूरत अच्छी रहती है, पड़ती है, और उससे हम लोगों का काम आसान हो जाता है। कहीं कहीं पर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, उसका जोड़ना घटाना बहुत आसान रहता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों में फॉलो होता है। तो लेकिन है ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, या फिर पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकाल सकते हैं। यानी एक चीज आपको पता रहेगी, दूसरी आप निकाल सकते हैं। इसको हम लोग देखेंगे, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि आप एक जगह से जब दूसरी जगह जाएंगे तो वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा अगर कोई फोर्स है, ऐसी अगर कोई फील्ड है, तो उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। मान लीजिए आप एक जगह से अपने घर से बाजार की तरफ जाते हैं, तो आपके पैरों में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आपका जो फुटवेयर है, चप्पल है, वो घिस जाती है। लेकिन आप मार्केट से जब लौटते हैं तो ऐसा नहीं है वो वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी आपको वापस दे देगा। आपका एक जगह से दूसरी जगह जाना रास्ते पे डिपेंड करता है। चप्पल कितनी घिसती है वो रास्ते पे डिपेंड करती है। आप अगर लंबे रूट से जाएंगे चप्पल ज़्यादा घिसेगी, छोटे रूट से जाएंगे कम घिसेगी। इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है वो रास्ते पे डिपेंड कर रहा है, वो कंजर्वेटिव नहीं है। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इसमें जो भी वर्क डन होते हैं या जो भी वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या फिर आपके कारण किए जाते हैं, वो सारे के सारे कंजर्वेटिव होते हैं, रास्ते पे डिपेंड नहीं करते। इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक चार्ज दिखा रहा हूं। ये चार्ज है। चार्ज का फील्ड होगा, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है कि इसकी फील्ड लाइन जो है वो रेडियली पास होती हैं। ऐसे सारी फील्ड बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं ए पॉइंट से, ये ए पॉइंट है, इस पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाहता हूं। मेरे पास कई रास्ते हैं। एक रास्ता मेरे पास डायरेक्ट है, मैं ए से बी की तरफ चला जाऊं। दूसरा रास्ता ये हो सकता है, मैं यहां आऊं और फिर ऐसे जाऊं और फिर ऐसे जाऊं। आप ए से बी जब गए हैं तो आपके फोर्स जो लगी है वो Q इंटू ई लगी है। अब यहां से यहां तक चूंकि आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो आपके कारण ए से बी में जाने में वर्क डन यहां से यहां तक होगा। लेकिन अगर आपने रास्ता ए से 1, 1 से 2 और 2 से बी, ये वाला अगर रास्ता पकड़ लिया, तब आप देखेंगे कि जब आप ए से 1 की तरफ आएंगे
तो आपका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, जो आपको फोर्स लगानी है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क डन 0 है, यानी यहां पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। फिर यहां से यहां तक वर्क डन होगा, क्योंकि आपका फोर्स इस डायरेक्शन में है। ध्यान रखिए, क्यूई फोर्स चार्ज ने आपके टेस्ट चार्ज के ऊपर लगाया है, लेकिन आपने जो फोर्स लगाया है वो क्यूई के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी आपके द्वारा लगाया होगा फोर्स ये है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो यहां से यहां तक वर्क डन होगा और ठीक उतना ही होगा जितना यहां पर हुआ था। फिर आप 2 नंबर से बी तक जाएंगे तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, फिर आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब, आप अगर वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं और ए से बी में जा रहे हैं डायरेक्ट, रास्ता आपका कौन सा है? फ्रॉम ए टू बी, और फिर आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं ए टू बी, रास्ता कौन सा चूज कर रहे हैं? ए से 1 पे गए, 1 से 2 पे गए, 2 से फिर बी पे गए। तो आप देख रहे हैं कि चाहे इस रास्ते आप जाइए चाहे इस रास्ते जाइए, वर्क डन रास्ते पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर वर्क डन रास्ते पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो कौन सी ऐसी चीज है जिस पर वर्क डन डिपेंड कर रहा है? इसका मतलब हो गया पोजीशन, यानी इनिशियली आप किस पोजीशन पे थे और फाइनली किस पोजीशन पे आप हैं। इसका मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो पोजीशन पे डिपेंड कर रही है कि आप किस पोजीशन पर पहले थे, किस पोजीशन पे फाइनल थे। वो कौन सी चीज है? वो है पोटेंशियल, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खास पोटेंशियल होता है, उसकी वैल्यू होती है, और जब आप उस जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं वहां का पोटेंशियल कुछ और होता है, और आपका जो वर्क डन होता है W ए से बी, वो बराबर होता है पोटेंशियल चेंज, यानी वर्क डन आपने B माइनस वी ए, यानी क्या पोटेंशियल डिफरेंस था और कितना चार्ज आप लेके गए। ये बेसिक डेफिनेशन है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की बेसिक डेफिनेशन है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। अब आपको कहा जा सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बी एंड ए इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वर्क डन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ये भी कह सकते हैं आप। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसको मैं आप ये डेल्टा V कर दूं और इसको Q रख दूं, तो डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन ए टू बी बाई क्यू कर सकते हैं। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स B टू A इज इक्वल टू वर्क डन बिटवीन A टू B एंड डिवाइड बाई चार्ज। ये बेसिक डेफिनेशन पोटेंशियल की है। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आपके पास सपोज करिए ये एक चार्ज है, इस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लाइन खींची हुई है, आपके फील्ड में एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। जब तक नहीं बताया जाएगा तब तक ये भी पॉजिटिव नेचर का माना जाएगा। अब इस चार्ज के ऊपर आपका जो ये कैपिटल Q चार्ज है उसने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा। मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस जगह पे आप फोर्स निकालेंगे Q0 इंटू E, Q0 इंटू E। ध्यान रखें, ये जो Q0 E है ये क्या है? ये चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पर लगाया गया फोर्स है, लेकिन आप एक्सटर्नल एजेंसी हैं, आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और इस चार्ज को Q0 को, जो टेस्ट चार्ज है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। तो सपोज करिए आपने जो फोर्स लगाया है वो ऑब्वियसली QE के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि आप उसको न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे। तो उसी तरीके से जैसे कोई वजन या कोई बाल्टी या बकेट आप उठाते हैं तो अर्थ उस पर फोर्स लगाती है mg नीचे की साइड, आप अपोजिट में फोर्स लगाते हैं ऊपर की साइड। तो आपने फोर्स लगाया यहां पर -Q इंटू E। अब अगर एक जगह से दूसरी जगह आप लेके आते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा डिस्टेंस आप चलते हैं DL,
डिस्टेंस चलते हैं dl, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इज इक्वल टू होगा जो आपने फोर्स लगाया है माइनस Q इंटू ई, और जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया है डॉट dl, और ये आपका वर्क डन हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन। पूरा वर्क डन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस Q E dl, कहाँ से कहाँ तक चले। मान लीजिए आप A पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल पॉइंट B है, तो आप फाइनल पॉइंट B और इनिशियल पॉइंट A, इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके वर्क डन करने का इक्वेशन आ जाएगा Q E डॉट dl। ध्यान रखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और dl दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब सपोज करिए कि आप इन्फिनिटी से आ रहे हैं, आपका ए पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे आप पोटेंशियल जीरो मानते हैं, इन्फिनिटी डिफाइन खुद ब खुद नहीं है, तो इन्फिनिटी आप ऐसी जगह पे लेते हैं रेफरेंस की तरीके से जहां पर आप पोटेंशियल की वैल्यू को जीरो मानते हैं। तो सपोज करिए, और W क्या था? W आपने लास्ट में देखा है अभी, W इज इक्वल टू है Q इंटू वी बी माइनस वी ए, यानी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर माइनस ए टू बी Q E डॉट dl। सपोज करिए अगर आपका इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ए की जगह आपको इन्फिनिटी रखना पड़ेगा और वी ए की जगह आपको जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो माना जाता है। तब आपके पास आ जाएगा Q V B इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू B Q E डॉट dl। Q से Q आप कैंसिल कर देंगे, यानी आपके पास एक डेफिनेशन आ जाएगा V B इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B E डॉट dl। यानी आप पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल को इस फॉर्मूले के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? Q इसमें है नहीं, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि Q की वैल्यू जीरो रह गई होगी। आप कह सकते हैं कि इन्फिनिटी से अगर यूनिट चार्ज को हम किसी पॉइंट तक लाते हैं और उस पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्क डन है वही पोटेंशियल को बताता है। आपने देखा यहाँ पर, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस लेना है तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, और पोटेंशियल लेना है तो ये इस्तेमाल करेंगे। यानी जो कि मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तो आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, और दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। एक से आप दूसरे का काम कर सकते हैं, एक से आप दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से तो हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली, लेकिन पोटेंशियल अगर दिया गया होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? आगे बढ़ते हैं। आपके पास मैं ये दो सरफेस ले रहा हूं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो सरफेस जो एक दूसरे से बहुत ही छोटी सी दूरी पे हैं और पोटेंशियल इनके अलग अलग हैं। जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट पे आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल होगा। तो ये सपोज करिए ये एक सरफेस है पहला, जिसका पोटेंशियल आपको V दिया हुआ है। दूसरा उससे थोड़े ज़्यादा पोटेंशियल पे है, V प्लस dV पोटेंशियल पे है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं और वहाँ पर पोटेंशियल की दो सरफेस की आपको वैल्यू पता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो फिलहाल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ले लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो सारा का सारा वर्क डन के ऊपर डिपेंड करता है। आप जगह जगह वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं और वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे भी हमारा जो पॉइंट ऑफ अटैक होगा वो यही होगा कि हम वर्क डन को कैलकुलेट करना चाहेंगे। अभी यहाँ पर पीछे पेज पर आपने ये देखा है कि Q इंटू डेल्टा वी,
Q इंटू डेल्टा वी, यहाँ Q और ये डेल्टा वी, और ये इज इक्वल टू कितना था, वर्क डन के बराबर था dW। उसके भी पीछे आपने देखा यहाँ पर वर्क डन डेल्टा वी बाई Q। तो इसी को हम लोगों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे पास एक चार्ज है, ये चार्ज है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहां पे दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको दिया हुआ है और आपने टेस्ट चार्ज यहां पे रखा है, और टेस्ट चार्ज जब तक डिफाइन नहीं किया जाएगा अलग से तब तक आप पॉजिटिव वैल्यू मानेंगे। तो जो फील्ड है वह इस चार्ज के ऊपर एक अपना फोर्स अप्लाई करेगा, और उस फोर्स की वैल्यू होगी Q इंटू ई, और उसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आपने देखा यहां पर एक फोर्स लग गई, और वो लग गई Q इंटू ई, ये फोर्स लग गई। अब आप एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाना चाहते हैं तो आपको इस फोर्स का विरोध करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा। अपोज करने के लिए आप इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, और न्यूट्रलाइज करने के लिए आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाएंगे जो आप लगा रहे होंगे। तो मैंने एक फोर्स लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, Q इंटू ई। ध्यान रखें, मेरे द्वारा लगाया हुआ फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है उसके अपोजिट में है। अब मैं कोई एक रास्ता पकड़ूंगा, जो एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पे जाऊं। मेरे पास तमाम रास्ते हैं और मुझे मालूम है वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं ये मान लेता हूं कि मैंने जाने का रास्ता जो चूज किया है वो ये के लिया है। ये मेरा V से V प्लस dV पे जाने का रास्ता है, ये जिसको मैं कहना चाह रहा हूं dl। और इसमें इन दोनों में एंगल है थीटा, और पीछे इसको बढ़ा दें तो यहां पे भी एंगल थीटा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये है, और इसका एक कंपोनेंट जो आएगा इधर डायरेक्शन में वो आएगा E cos थीटा। इधर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा E cos थीटा, ये हमको पता है। अब हम देखें कि अगर हम लोग V पोटेंशियल से V प्लस dV पोटेंशियल यानी dV पोटेंशियल हायर जाना चाहते हैं और Q चार्ज हमारे पास है, तो वर्क डन हम दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी वर्क डन की वैल्यू जो होगी वो होगी Q एंड dV, ये वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी। एक वर्क डन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से, कि हम फोर्स को देखें, डिस्प्लेसमेंट को देखें, डॉट प्रोडक्ट लें और तब फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करें। अब हम देख रहे हैं कि हमने फोर्स लगाया है QE, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, और वर्क डन मेरा क्या होगा, वर्क डन मेरा होगा dW इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी dl। फोर्स मैंने लगाया है QE, देख रहे हैं आप, और डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी dl एंड cos थीटा, ये मेरा वर्क डन होगा। बट आपने देखा कि मेरा वर्क डन तो क्या था, मेरा वर्क डन तो Q इंटू dV था। अब Q से आपने Q को काट दिया, यानी आपका जो टेस्ट चार्ज था उसकी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, और आपके पास एक इक्वेशन आ गया E cos थीटा इक्वल टू dV अपॉन dl। ये बेसिक इक्वेशन आपकी आ गई। अब E cos थीटा क्या है, E cos थीटा आपका जो जाने का रास्ता है, उस जाने का रास्ता आपका dl है, और E cos थीटा dl के जिस रास्ते आप जा रहे हैं उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। आपका E cos थीटा क्या है, E cos थीटा आपके चलते हुए रास्ते के अपोजिट में, आपके चलते हुए रास्ते के अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। इसका मतलब माइनस dV बाई dl या फिर माइनस E cos थीटा, ये आपका जाने के रास्ते में कंपोनेंट होगा, यानी EL इज इक्वल टू माइनस dV बाई dl। फिर से मैं अपनी बात को दोहराना चाहूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, बच्चों को समझ में कम आता है। E cos थीटा हमारे जाने के रास्ते के अपोजिट का कंपोनेंट है, तो अगर हम माइनस लगा दें तो इसका मतलब माइनस E cos थीटा हमारे जाने के रास्ते का कंपोनेंट है। यानी मैं यहां लिख भी दूं कि
ई कॉस थीटा। ये क्या है? कंपोनेंट अपोजिट टू आवर डिस्प्लेसमेंट। तो माइनस ई कॉस थीटा क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ ई इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, यानी डीएल। और यानी माइनस और ई कॉस थीटा की वैल्यू हमने डीवी बाई डीएल निकाली थी। तो डीवी बाई डीएल क्या हुआ? डीवी बाई डीएल हुआ कंपोनेंट ऑफ ई इन डायरेक्शन ऑफ एल। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है। ई एल इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एल, या माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अगर आप एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, वाई की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेल वी अपॉन डेल वाई, और अगर आप रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा ई इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई अपॉन डेल वाई माइनस डेल ई अपॉन ये माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई और माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, यहाँ के, यहाँ जे, यहाँ आई। तो इसे आप देख रहे हैं स्केलर से आपने कैसे वेक्टर क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लिया। यहाँ कुछ चीजें बेसिकली समझने की है। पहली चीज तो ये कि हमने देखा कि डीवी अपॉन डीएल वो माइनस डीवी अपॉन डीएल एल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। ये हमने यहां से सीखा। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चल रहे हैं और फिर से वो दो लाइनें खींच रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको कुछ बेसिक चीजें पता करनी है। अभी हमने एक चीज सीख लिया है कि डेल वी अपॉन डेल एल इज द कंपोनेंट ऑफ ई इन द डायरेक्शन ऑफ एल। ये हमने सीख लिया है। अब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप गए थे, यहां यानी डेल्टा वी हायर पोटेंशियल पे गए थे, तो आपके पास कई रास्ते हैं। इस रास्ते जा सकते हैं आप, इस रास्ते जा सकते हैं आप, इस रास्ते जा सकते हैं आप, इस रास्ते जा सकते हैं आप। तमाम रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते जा सकते हैं और टेढ़े मेढ़े रास्ते से जा सकते हैं, स्ट्रेट रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन तमाम रास्ते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कई रास्ते से जा सकते हैं। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि डेल वी अपॉन डेल एल ये मैक्सिमम कब होगा? विल बी मैक्सिमम। ये कब मैक्सिमम होगा? तो पहली चीज तो डेल वी अपॉन डेल एल जो मैक्सिमम होगा, ध्यान रखिए ये वी पोटेंशियल पे था, ये वी प्लस डीवी पे था, और यानी डीवी तो कांस्टेंट है आपका, लेकिन डीएल बदल रहा है। यहां पे डीएल ये है, यहां पे डीएल ये है, यहां पे डीएल ये है, और यहां पे डीएल ये है, यहां पे डीएल ये है। ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, और ये दोनों आपके जो पोटेंशियल सरफेस हैं इसके परपेंडिकुलर है। यानी आपको पता है दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा होता है? जो परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब सबसे छोटा रास्ता 2 नंबर का रास्ता है, जो 2 पॉइंट्स मैंने दिखा रखा है। और ये सबसे छोटा रास्ता होने के कारण जब डीएल की वैल्यू यहां रखेंगे तो डेल वी अपॉन डेल एल मैक्सिमम आ जाएगा। यानी कि आप लिखेंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल एल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी कब? जब आप कॉस थीटा को क्या रखेंगे? कॉस थीटा को 1 रखेंगे। या क्योंकि यही किसके बराबर था? ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एल था। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप तलाश कर रहे हैं। डेल वी अपॉन डेल एल की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? ये जब होगी जब थीटा को आप 0 रखेंगे, क्योंकि कॉस थीटा मैक्सिमम जब होता है जब थीटा को आप 0 रखेंगे। और थीटा को 0 कब रखेंगे? जब आपके चलने का रास्ता और इलेक्ट्रिक फील्ड का रास्ता सेम होगा। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ही रास्ते में चलेंगे,
उसी के रास्ते को फॉलो करते हुए चलेंगे तो डेल वी अपॉन डेल एल की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और वो कब होगी? जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर चलेंगे। दो बातें साबित हुई। नंबर एक, किसी भी पॉइंट पर डेल वी अपॉन डेल एल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, और वही ई के बराबर होता है। ध्यान रखिए, ई कॉस थीटा ई का कंपोनेंट था, लेकिन ई जो होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअल वैल्यू होगी। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी पहाड़ी के तलहटी में बैठे हैं और सब तरफ आपके पहाड़ है, किसी एक पॉइंट पे आपको जाना है। जाने के कई रास्ते हैं, एक तिरछा रास्ता है, एक ये रास्ता है, तो आपका जो सबसे शॉर्टकट रास्ता होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। यहां पर इसका मतलब ये है। और दूसरी बात इससे ये साबित हुई, जब आप दोनों पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर चलेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे चलेंगे, इससे ये भी बात साबित होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा उसको 90 डिग्री पे कट करती है। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है, वो ये है कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलते हैं, तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो VB माइनस VA है, यानी दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, वो बराबर होगा Q इंटू W A से B तक जाने में वर्क डन। यानी A से B तक जाने में जो किया गया कार्य है, जो वर्क डन है, मल्टीप्लाइड बाई जो चार्ज आप लेके चल रहे हैं, वो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। इसको शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा W। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन में रिलेशनशिप है। दूसरी आपको रखनी है E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एल, और E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, एटसेट्रा। ये जो E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर या डेल वी बाई डेल एल है, वो ये बताता है कि किसी भी पोटेंशियल के रास्ते में, जब आप किसी भी रास्ते में चलते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद नेगेटिव साइन वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। इसको हम एक एग्जांपल से आपको थोड़ा सा बता दें कि मान लीजिए किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे रखी है V इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर एंड वाई। अब आपको किसी पॉइंट x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, Ex निकालेंगे, यानी x डायरेक्शन में आप देखना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज कितना है, तो Ex इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे डेल का मतलब आपको बता दें पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है आपको केवल x को वेरिएबल चूज करना है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट मानी जाएंगी। तो जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो माइनस की जगह माइनस लगाएंगे। अब 2x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो 2y आप एक तरफ रखेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन केवल आप लेंगे यानी कि 2x, और ये बराबर हो जाएगा 4xy विद नेगेटिव साइन। अब x और y की वैल्यू आप रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, तो यह आ गया -8, और डायरेक्शन आपकी रहेगी I। उसी तरीके से EY आप कैलकुलेट करेंगे, EY इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, वो फर्दर हो जाएगा। इसमें ध्यान रखेंगे y को आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y को आप वेरिएबल ट्रीट करेंगे, x को आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो 2x स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू रखेंगे, -2, x की वैल्यू है 1 यानी 1 का स्क्वायर, लेकिन अब साइन इसमें देंगे j, यानी कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे थे, वो आएगी आपकी E इज इक्वल टू -8I -2j। इसका मतलब हमने देख लिया कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी से जो कि पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है, उससे हम वेक्टर क्वांटिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो एक फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है, एक फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है, और दो चीजें आपको वैसे ध्यान रखनी है।
कि कोई पोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इसको 90 डिग्री पे कट करते हुए जाएंगी, हमेशा 90 डिग्री पे कट करते जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो हमेशा पोटेंशियल या पोटेंशियल के इक्विप पोटेंशियल सरफेस को हमेशा 90 पे कट करते हुए जाएंगे। तीसरी बात ये हो गई कि जो इक्विप पोटेंशियल सरफेस के बीच के तमाम रास्तों में से सबसे छोटा जो रास्ता होगा वही ई को रिप्रेजेंट करेगा। यानी मान लीजिए एक रास्ता आपका ये है, एक रास्ता आपका ये है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रिप्रेजेंट करेगा जो सबसे छोटा रास्ता होगा। यानी जिस रास्ते जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है वो सबसे अधिक होगा। यानी आप ये कह सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर मैक्सिमम। यानी तमाम रास्तों में से जो रास्ता आप चूज करेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज दे वही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और वो रास्ता होगा सबसे शॉर्टकट और परपेंडिकुलर। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल का वर्क से क्या रिलेशन है, हम लोग पोटेंशियल से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड से किस तरह पोटेंशियल निकाल लेते हैं। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं उसको मैं चाहूँगा कि आप लोग अगले पार्ट में ज़रूर देखें, क्योंकि मैं उसमें अगले पार्ट में जितने IITs के न्यूमेरिकल्स हैं, जितने नीट्स के न्यूमेरिकल हैं, कोशिश मैं करूँगा कि सारे के सारे उसमें समराइज हो जाएं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। धन्यवाद। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट भी लिखते रहिए। धन्यवाद।